बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात लड़ने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। ये वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथी जुल्फ़ी बुखारी साहब, और इमरान खान साहब ने फाइनली फ़ैसला कर लिया है कि वो इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। इस वक्त इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ते हैं और कहीं इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो दुनिया के टॉप के तालीमी इदारों में से एक है और उसका बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ पर अगर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं, या पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं इनको तो वहाँ कभी दाखिला नहीं मिलता, ये तो वहाँ पढ़ नहीं सके कभी, और वहाँ पे इनको दाखिला मेरिट के ऊपर ना मिले, तो वहाँ पे इमरान खान साहब अगर चांसलर बन जाते हैं तो ये इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे उसके बड़े मुस्बत असरात होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इससे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को एक तकवीत भी मिलेगी, और वो ये कहेंगे देखो जिस आदमी की पूरी दुनिया इज्जत करती है, सारी दुनिया ये समझती है, दुनिया भर से स्टूडेंट्स ने, दुनिया भर से जो वोटर्स हैं उन्होंने इमरान खान के हक में वोट डाला है, और इस इंतखाब में इमरान खान साहब जीते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो, अगर वो नहीं भी जीतते तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत बड़ी तादाद में वोट ले लेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने वहाँ पे तालीम भी हासिल कर रखी है, और 1972 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद इमरान खान साहब ने फ़लसफ़े की, सियासियात की और इकनॉमिक्स की जो तालीम है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से हासिल की थी। इमरान खान साहब इस यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं, और अब इमरान खान साहब को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब बहुत सारी, देखें यहाँ पे मौका उसको देते हैं इस यूनिवर्सिटी में जिसने दुनिया के अंदर को काबिल ज़िक्र काम किया हुआ हो, उसको ये मौका देते हैं कि ठीक है आप इसके चांसलर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान के मुकाबले में दो तो साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, एक जर्मन चांसलर हैं, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है, कोई छोटी चीज़ नहीं होने जा रही। सबकी नज़रें इसके ऊपर है, और देखना यह है कि अडियाला जेल के अंदर बैठकर क्या इमरान खान साहब दुनिया के ताकतवर तरीन सियासतदानों को शिकस्त देकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती ना तो बरतानिया के दो साबिक़ वज़ीर आज़म और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल जो साबिक़ चांसलर हैं, ये लोग कभी भी इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले रहे होते, क्योंकि इनकी भी नॉमिनेशन हुई थी, इन लोगों के भी नाम आए थे। तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जो इमरान खान साहब लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इमरान खान साहब के मुद्दे मुकाबिल कौन कौन रहता है, कौन कौन ठहरता है, और क्या इमरान खान ये इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक बार बार सवाल उठ रहा है और बात पूछी जा रही है, तो इमरान खान साहब को मिलकर आए मुशीर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने दावा किया कि सूबाई वजीर जिनको हटाया गया शकील साहब को, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की हदायत पर मुबैना तौर पर बदउनवानी के इल्ज़ामात में बरतरफ किया गया है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ छोटी मोटी एक डिवाइड पैदा हुई है। कुछ लोग जो हैं वो वजीर साहब के साथ हैं, और बाकी लोग जो हैं वो अली मीन गंडापुर साहब के साथ हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब की चॉइस है, वो वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं वो वज़ीर ठीक था। लेकिन जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं तो उसमें वो जो कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी उसके रुकन बड़े ठीक लोग हैं, यानी कादी अनवर साहब हो गए या मुसद्दक अब्बासी साहब हो गए। इन दो लोगों को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये बड़े अपराइट लोग हैं, ये गलत फैसला नहीं करते, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, और इनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर या इनके कहने के ऊपर जो वज़ीर साहब हैं उनको ओहदे से हटाया गया है। ये मामला मज़ीद ड्रैग होता है, आगे चलता है, या वज़ीर साहब दोबारा किसी और वजारत के ऊपर आते हैं, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। डिपेंड करता है कि सियासत किस तरफ जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने इससे उम्मीद बांध ली है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटने वाली है और उन्हें कोई इससे बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा मिल जाएगा, जो बज़ाहिर तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक और खबर है जी, जो 14 रुपये वाला रिलीफ अनाउंस किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ बैठ के, पंजाब में जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। ये जो यूनिट है ये 44 रुपये का पड़ता है पाकिस्तानियों को, 44 रुपये का। तो इसके अंदर से जब 14 रुपये का रिलीफ देंगे तो 30 रुपये का पड़ेगा। तो जब बिल आएगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में तो फिर हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या वाकई 30 रुपये का यूनिट दिया है
या यूनिट की कीमत उससे ज़्यादा है, लेकिन इस रिलीफ में से एक चीज़ निकाल दी है और बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया है। आदाद शुमार बनाने वाले जो हैं वो फिर गेम अपनी डालते हैं ना। उन्होंने कहा जी 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको 14 रुपए की सहूलत नहीं मिलेगी। जो 200 यूनिट से ऊपर जाएगा, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको यह सहूलत मिलेगी। अब जो लोग 200 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करते हैं ना, उनको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि उनकी स्लैब चेंज हो जाएगी और 6 महीने के अंदर वो 6 महीने तक के लिए, यानी एक कानून अजीबोगरीब बनाया हुआ है, एक अजीबोगरीब रूल बनाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि अगर 6 महीने में लगातार किसी शख्स का बिल 200 यूनिट से नीचे रहा तो उसको एक सहूलत है वो मिलेगी, बिल कम आएगा। लेकिन अगर बीच में से 1 महीने के लिए भी 1 यूनिट भी ऊपर चला गया 200 से, तो फिर उसको वो सहूलत नहीं मिलेगी। और 2 नंबरी करके कई लोगों को जिनको 190 यूनिट था या 180 यूनिट था, पिछले दिनों इसका रूला भी बना हुआ था, उनको जानबूझ के 205 यूनिट 204 यूनिट किया गया ताकि उनसे वो स्लैब छीन ली जाए जिसमें हुकूमत की तरफ से सहूलत मिलती है। तो अब 500 यूनिट वालों के साथ भी यही होने वाला है और 200 यूनिट वालों को ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ भी अब खेल खेला जाएगा और 6 महीने के लिए फिर वो एक नए स्लैब में चले जाएंगे, तो एक नई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये पैसे कौन देगा? ये जो 14 रुपए फी यूनिट सस्ता कर रहे हैं, कंपनियों ने तो ये लेना है, गवर्नमेंट ने तो ये लेना है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब को तो पैसे पूरे दे रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दे रही। सिंध भी अपने पैसे ले रहा है, अपने प्रोजेक्ट ले रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा लगातार रो रहा है। लगातार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एहतजाज कर रही है, हमारे पैसे हमें दें, हमारा हक हमें दें, हमें हक नहीं मिल रहा, हमारे पैसे जो वफाक ने देने हैं वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। अब पंजाब में भी हुकूमत उन्हीं की है, वफाक में भी हुकूमत उन्हीं की है, तो उन्होंने आपस में तय करके ये कर दिया। लेकिन ये पैसा निकालेंगे कहां से? इस पे बिलावल ने भी बोला था। ये जो आपके तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, सड़कों के हों, पुलों के हों, कॉलेजेस के हों, अस्पतालों के हों, तालीम के, हेल्थ के, कोई भी, ये जो आपके तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान में, इन तरक्याती बजट के अंदर से कट लगा के ये बिजली के बिलों के अंदर ये पैसा डालेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो यूनिट 16 साढ़े 16 रुपए का था, वो यूनिट 14 रुपए कम करने के बावजूद आज भी दुगने पैसों में ये अवाम को देंगे या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। जिस वक्त लोगों को बिल आएंगे उस वक्त ये चीजें हम देख लेंगे। एक और खबर है, और ये खबर बार बार आती है और आपके सामने में बार बार रखनी पड़ती है। अब एमल वली खान साहब जो ANP के सरबराह हैं, सदर हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने साजिश करार दे दिया 9 मई को। यानी लुब्बे लुबाब उनके कहने का ये था, ये जो भी हुआ वो इसको एक साजिश की नज़र से भी देखते हैं कि जो कुछ हुआ 9 मई को ये PTI को फंसाने के लिए हुआ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन सेम टाइम में एहसन इकबाल साहब ने एक मरतबा फिर 9 मई के ऊपर रख के स्टेटमेंट दिया है कि जनाब 9 मई को ये हो गया, 9 मई को वो हो गया और 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, 9 मई वालों की जमीन तंग हो जाएगी। ये बहुत सारे स्टेटमेंट रोजाना देते हैं। मजे की बात यह है कि 9 मई का जो पूरा का पूरा मुकदमा है या पूरी की पूरी साजिश है, ये किस चीज पर खड़ी है मैं आपको बताता हूं। 9 मई की जो सारी साजिश जो बनाई गई है, या जिसको कहा जाता है कि ये एक्चुअल साजिश थी जिसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ, या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एक लाइन क्रॉस की। अब कहा यह जाता है, या जो कानूनी बयानिया बनाया गया है, या जो FIRs हैं, या जो अदालत के अंदर रिकॉर्ड पेश किया गया है, हुकूमत की जानिब से जो पैरवी की गई है वो क्या है, जरा इसको आप सुनिए, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मुकदमा ये है, या सारा मुकदमा इस बात पे खड़ा है कि इमरान खान साहब जमान पार्क में अपने साथियों के साथ मौजूद थे, अपने उस कमरे में जिसके शीशे जो है वो बुलेट प्रूफ लगाए गए थे। 91 लाख रुपए इमरान खान साहब ने अपनी जेब से 91 लाख रुपए खर्च किया था कि ये शीशे बुलेट प्रूफ कर दिए जाए, क्योंकि कोई गोली अंदर आ सकती है। इमरान खान को पहली गोलियां लग चुकी थी, लिहाजा वहां पे इमरान खान साहब उस ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद थे। अब इस ड्राइंग रूम में जाने का तरीकाकार क्या है? पहला बैरियर लगा हुआ था बाहर मेन रोड के ऊपर, उस बैरियर के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। दोनों बैरियर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए होते थे। पुलिस तो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकती थी बगैर पूछे और बात किए, आम आदमी नहीं जा सकता था। PTI के लीडर्स जिनका नाम लिखा होता था एक चिट के ऊपर, वो उस बैरियर से अंदर दाखिल हो सकते थे। उस बैरियर के बाद आ जाता था इमरान खान साहब का दरवाजा, गेट के बाहर तकरीबन 15 के करीब लोग यहां पे और 5-7 लोग अंदर ये मौजूद होते थे।
बाहर वाले लोग उस बंदे को देखने के बाद रिकन्फर्म करते थे अंदर वाले लोगों से कि ये बंदा आया, चेक करो भेजना या नहीं भेजना। अंदर जनाब वायरलेस होती थी, अंदर वाले लोग जाके एक और लिस्ट चेक करते थे, वहां से इजाजत मिलती थी तो गेट के अंदर इमरान खान साहब के दाखिल हो जाते थे। 2 बैरियर हो गए। तीसरा बैरियर था इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल होने वाला एक और बैरियर। घर के अंदर आने के बाद जो सहन से आगे वाला इलाका है उसके लिए एक बैरियर और था, और उस बैरियर के ऊपर एक और दरवाजा भी लगा हुआ था चेक करने वाला। तमाम मोबाइल फोन और गैजेट्स वहां पे ले लिए जाते थे, और वहां से आगे जाने के लिए बाकायदा तलाशी होती थी। और इससे आगे दाखिल होने के बाद फिर एक और वेटिंग एरिया छोटा सा बना हुआ था जहां बैठा दिया जाता था। तो 3 बैरियर्स क्रॉस करके एक वेटिंग एरिया था। उस वेटिंग एरिया में बैठा हुआ आदमी अंदर से कॉल आने का इंतजार करता था। जब अंदर से कोई शख्स दरवाजा खोल के आता था तो फिर इस बंदे को ले जाके अंदर एक दूसरे ड्राइंग रूम में बैठा दिया जाता था। तो 4 बैरियर क्रॉस हो गए। जब 4 बैरियर क्रॉस हो जाते थे तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उस ड्राइंग रूम में पहुंचाया जाता था जहां पे इमरान खान साहब लोगों के साथ बातचीत करते थे। तो ये टोटल 5 बैरियर्स थे जिनको क्रॉस करके इमरान खान साहब तक पहुंचता था कोई बंदा। अब मुकदमा क्या है जी, ये आप सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगी। मुकदमा ये है कि पुलिस के 2 कांस्टेबल भेस बदल कर 5 बैरियर क्रॉस करके दाखिल हो गए इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में, और इमरान खान साहब अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठे हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, या फवाद चौधरी हैं, या जो है वो आजम सवाती हैं। इस तरह के लोगों के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। वहां इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और अचानक 2 कांस्टेबल भेस बदल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब वहां पे टोटल जो है ना 10-15 बंदों के बैठने की जगह उस ड्राइंग रूम में। अच्छा ड्राइंग रूम है, 15 लोगों के बैठने की जगह, इससे ज्यादा बंदे वहां बैठ नहीं सकते। तो 2 कांस्टेबल भेस बदल के आगे, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कांस्टेबल अंदर आ गए हैं या अननोन लोग अंदर आ गए हैं। उनके सामने इमरान खान साहब ने पूरा मंसूबा बनाया 9 मई का, पूरी साजिश तैयार की, और साजिश तैयार करने के बाद सबको अहकामात जारी किए। नहीं, हैरत की बात यह है कि वो अंदर कैसे आए, पहला सवाल। दूसरा, वो अंदर जाकर छुपे कहां पे कि किसी को नजर नहीं आए, वहां तो बच्चा छुपाने की जगह नहीं है। तीसरा, उन्हें अंदर बैठने किसने दिया। चौथा सवाल, उनके सामने इमरान खान ने साजिश तैयार करना शुरू कर दी। 5वां सवाल, फिर वो निकल के आराम से बाहर भी आ गए। और 6ठा सवाल, फिर उन्होंने 9 मई होने का इंतजार किया। यानी अगर आपको अंदर साजिश पता चल गई है कि 9 मई को इमरान खान ने यह करना है, तो फिर तो आपको चाहिए था कि आप बाहर आके सबको इन्फॉर्म कर देते, सबको अलर्ट कर देते कि इमरान खान ने 9 मई की एक साजिश तैयार कर दी है, लिहाजा इस साजिश से बचने का पहले से बंदोबस्त किया जाए। कोई बंदोबस्त नहीं था। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यह कैसे हो गया। सारा मुकदमा इस पे खड़ा है, इसलिए सारा मुकदमा ही धड़म से गिर गया। हाई कोर्ट ने जो इसकी दुर्गत बनाई है वो आप सबके सामने है। लेकिन मामला यह है कि इनसे कुछ पूछे ना, कुछ भी पूछे, ये कहते हैं 9 मई। यानी आप गवर्नमेंट से कहें कि आटा महंगा है, 9 मई, बिजली महंगी, 9 मई, गैस महंगी, 9 मई, बेरोजगारी बढ़ गई है, जी 9 मई, पेट्रोल की कीमत ज्यादा क्यों होगी, जी 9 मई, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, जी 9 मई, मईशत पाकिस्तान की तबाह होगी, जी 9 मई, इंटरनेट बंद है जी मुल्क में, 9 मई, सरमायाकारी कम तरीन हो गई पाकिस्तान में, 9 मई जनाब, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा 9 मई, हर चीज के ऊपर यानी बैड गवर्नेंस 9 मई, लोड शेडिंग 9 मई, मीडिया पर पाबंदियां 9 मई, कमर तोड़ टैक्सेस लगा दिए पाकिस्तानियों के ऊपर जनाब 9 मई, एनआरओ क्यों लिया आपने 9 मई, फॉर्म 47 पर जाली हुकूमत आपने क्यों बनाई 9 मई, आपने धांधली की और करवाई 9 मई, फस्तायत और जबर पर आप कोई सवाल कर लें 9 मई, दाखिला पॉलिसी 9 मई, खारजा पॉलिसी 9 मई, अदलिया के फैसलों का एहतराम करें आप 9 मई, फैसलों पे अमल दरामद करें आप 9 मई, डॉलर आपके काबू से बाहर हो रहा है 9 मई, करप्शन क्यों है 9 मई। जो सवाल आप इनसे करेंगे ना ये आपको जवाब देंगे जी 9 मई। इनके पास हर सवाल का जवाब 9 मई है, क्योंकि 9 मई के एक कवच के पीछे या एक ढाल उसकी बनाकर ये उसके पीछे छुप जाते हैं। एक्चुअली इन्हें यह लगता है कि ये 9 मई के पीछे छुपकर अपना पूरा टन्योर गुजार देंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है। एक और बहुत अजीबोगरीब खबर है, फजल रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो ढोंग है वो उसको बंद करना होगा या उसे अब बंद करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को उन्होंने एक ढोंग करार दिया। उनकी मुलाकात हुई है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर और मंजूर पश्तीन साहब से, और फिर उनका ये स्टेटमेंट आया है। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है या जिसको आप ऑपरेशन कहते हैं, उसको लेकर लोगों के एहसासात किसी और नौयत के हैं या वो किसी और तरह सोचते हैं। पंजाब में सोच उतनी मुख्तलिफ नहीं है, पहले मुख्तलिफ होती थी लेकिन अब उतनी मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो
जंग का नाम लें, ऑपरेशन का नाम लें तो लोग भड़क उठते हैं, लोग बात सुनने नहीं चाहते। और फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ही सियासत करनी है, लिहाजा, और अब तो पंजाब के अंदर भी लोग ऐसे ही बात करते हैं, लिहाजा फजलुर रहमान साहब को यही पॉइंट ऑफ व्यू लेते रहना पड़ेगा। एक और डकैती हुई थी पाकिस्तान में बहुत बड़ी, और वो डकैती मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, डकैती ये हुई है कि नंदीपुर का एक पावर प्लांट है और नॉर्दर्न पावर प्लांट है, इसमें 5,547 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल चोरी हो गया है। एक तो जो है वो बोगस किस्म का पहले ऑयल खरीदा गया, इसके अंदर खरीदारी में बहुत ज्यादा 2 नंबरी है, लेकिन ये फर्नेस ऑयल चोरी हो गया और कौमी खजाने को 85 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये पावर सेक्टर में बदनुमानी की एक और बहुत बड़ी दास्तान है। नंदीपुर और नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी के दीगर पावर प्लांट्स में 10 साल के दौरान 5,547 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल चोरी हुआ है। अब इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पे इंक्वायरी करे, फौरी तौर पे बंदे पकड़े, लेकिन पता ही चल रहा है कि बंदे पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं और अरबों रुपए का चूना पाकिस्तान को लगाकर चले गए हैं। तो जब हुक्मरान ही पाकिस्तान में इस तरह के होंगे जिनके ऊपर अरबों रुपए की चोरी के इल्जाम हैं, जब ऐसे हुक्मरान होंगे जिनके चपरासियों के अकाउंटों के अंदर से अरबों रुपए निकलते हैं, तो फिर कोई भी अरबों का चूना लगा के निकल जाएगा और जब उनसे सवाल किया जाएगा तो वो कहेगा पहले आप शीशा देख लें, आपने भी यही किया इस मुल्क के साथ, मैं कोई अनोखा तो नहीं हूं। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक इतनी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री बंद होने के बाद एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है और पाकिस्तान के मीडिया की तरफ इशारा किया जाता है कि पाकिस्तान के मीडिया को एक्चुअली हो क्या गया, ये मीडिया किसकी तरफ खड़ा है, क्या पब्लिक की तरफ खड़ा है या सिर्फ एक कठपुतली बनकर रहेगा। मीडिया अपना एतबार खोता जा रहा है। यानी जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री अपने पूरे जोर पर चल रही थी, जिस वक्त इमरान खान साहब आईपीपीज को लगाम डालने का काम कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान का सारा मीडिया एक ही काम कर रहा था कि मईशत तबाह हो गई, इमरान खान साहब ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, उस वक्त इसी पे प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन अब जब 100 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, अब जब पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो गई है, तो आज के दिन में कितने प्रोग्राम हुए, कल के दिन में कितने प्रोग्राम हुए, या पिछले एक हफ्ते में कितने प्रोग्राम हुए जो मईशत के ऊपर हुए या इस तबाही के ऊपर हुए? कोई प्रोग्राम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आज खबर पता क्या बनती है जी, वो रऊफ हसन के मोबाइल से जिन निकल आया, जनाब अडियाला जेल से एटम बम का फार्मूला निकल आया, फलां जगह के ऊपर एक साजिशी थ्योरी तैयार हो गई, जनाब डिजिटल दहशतगर्दी ने तबाही मचा दी इस मुल्क के अंदर, 9 मई की वजह से स्टॉक मार्केट और मईशत तबाह हुई है, फलां की गवाही होगी, अब इमरान खान खत्म शुद्ध, सारे प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं। भाई, अवाम की हालत के ऊपर अगर मीडिया बात नहीं करेगा तो मीडिया अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, और यही हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।